अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स, और फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में जो आज हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई एंड स्टॉक। कि सप्लाई क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। देखिए, ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, ये सप्लाई और स्टॉक के अंदर बुनियादी डिफरेंसेस इसमें बताए गए हैं। सप्लाई और स्टॉक, उसमें कुछ बुनियादी सेम चीज़ें भी होती हैं। मिसाल के तौर पर सप्लाई भी फाइनल गुड्स होते हैं, स्टॉक में भी फाइनल गुड्स ही होते हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप सप्लाई में जो गुड्स हैं वो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टॉक में जो आपके पास गुड्स हैं आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक जो सेल्समैन होता है, एक जो प्रोड्यूसर होता है, सप्लायर होता है, बेचने वाला होता है, वो अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करता है, अपने हिसाब से इसको लेकर चलता है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई इज द गुड्स दैट आर ऑफर फॉर द सेल। सप्लाई क्या होती है जी? वो गुड्स होते हैं डेट आर ऑफर फॉर द सेल। वो सामान जो बिल्कुल तैयार है और आपने लोगों को ऑफर भी कर दिया कि आओ और आकर खरीद लो, तो उसे क्या कहते हैं जी? उसे सप्लाई कहते हैं। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो सामान होता है जो बिल्कुल तैयार तो है, लेकिन अभी आपने बेचने के लिए उसे ऑफर नहीं किया, बल्कि आपने उस सामान को गोडाउन में रखा हुआ है कि भाई फ्यूचर में किसी तारीख को इस्तेमाल करेंगे। अभी एट प्रेजेंट आपका उस सामान से रिलेटेड कोई इरादा उसको बेचने का नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? वो स्टॉक हो जाता है। ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया कि भाई सप्लाई को ऑफर फॉर द सेल होता है, सप्लाई बेचने के लिए ऑफर कर दिया जाता है, जबकि स्टॉक ऑफर फॉर द सेल नहीं होता, वो बेचने के लिए ऑफर नहीं किया जाता। ठीक है ना। नंबर टू, इट हैज प्राइस। सप्लाई की एक ख़ास कीमत होती है, क्योंकि जब इंसान ये सोच लेता है कि मुझे ये सामान बेचना है, तो वो उस सामान का क्या करता है? वो सामान का वो सामान की ख़ास कीमत का तयन कर देता है। ठीक है जी, कि भाई ये इसकी कीमत होगी। जबकि स्टॉक जो होता है, स्टॉक की कोई ख़ास कीमत नहीं होती, इट हैज़ नो प्राइस। ज़ाहिर है कि जब मैं बेच ही नहीं रहा तो कीमत का क्या ताल्लुक है? जब मैंने बेच ही नहीं रहा, देखें, कीमत जो प्राइस होती है वो जब आती है जब इंसान ये सोचता है कि भाई मुझे ये सामान बेचना है। अनटिल एंड अनलेस मैंने बेचने का सोचा ही नहीं है तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं रखता। सप्लाई सप्लाई इज अ रेगुलर एक्टिविटी। जाहिर है कि रोजाना बिकेगा सामान तो प्रॉफिट आएगा, और इसी तरह जिंदगी गुजरती है। ठीक है जी। लेकिन ये जो स्टॉक होता है, इट में बी सीजनल। कि भाई मिसाल के तौर पर चमड़ा जो होता है उसके लिए खालें जो होती हैं, रॉ मटेरियल, वो बकरीद के सीजन में ज़्यादा हो सकती हैं। गंदम की कटाई के टाइम पे गंदम को स्टॉक किया जा सकता है, चावल की कटाई के वक्त में चावल को स्टॉक किया जा सकता है। लेकिन सप्लाई विल रिमेन रेगुलर, क्योंकि सप्लाई से ही तो बेसिकली प्रॉफिट आता है ना अल्टीमेटली, जब सामान बिकेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम ये कह दें कि भाई 6 महीने हम सामान बेचेंगे और 6 महीने हम सामान नहीं बेचेंगे, ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया जाता। ठीक है जी। इसके बाद है रेगुलर एंड सीजनल। आपने सुन लिया। लेस रिस्क और हाई रिस्क। देखिए, सप्लाई में आपने पैसे लिए बेच दिया सामान, तो इसमें तकरीबन कोई रिस्क नहीं है, सिवाय इसके कि रॉबरी हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, ये माइनर से एक रिस्क है। ठीक है जी। लेकिन जब आप गोडाउन में सामान रखते हैं, स्टॉक में सब सामान रखते हैं आप, तो उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर ज़्यादा कैसे होता है? इन द सेंस के भाई वो सामान खराब हो सकता है, चोरी डकैती हो सकती है, बारिश से खराब हो सकता है, आबो हवा से खराब हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, कीड़ा लग सकता है। यानी कि बहुत सारे रिस्क हैं। फिर उसमें उसकी कैरिंग कॉस्ट होती है, जिस गोडाउन में रखा हुआ है आपने, उसका किराया वगैरह, मतलब ये तमाम चीज़ें भी आप पर पड़ सकती हैं, भारी पड़ सकती हैं। ठीक है जी। इससे पहले कि हम लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ आए, इसकी मैं आपको दो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, वो आप लिखेंगे, साथ साथ मैं भी लिख रहा हूँ और आप भी लिखेंगे। देखिए, मैं सवाल भी लिखवा रहा हूँ और फिर क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डिफाइन स्टॉक एंड सप्लाई।
ठीक है जी। स्टॉक, पहले स्टॉक डिफाइन करेंगे फिर सप्लाई। ये सवाल है हमारा, डिफाइन स्टॉक एंड सप्लाई। ये सवाल लिखेंगे, फिर जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ साथ साथ आप भी लिख लें कि स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स that are ready to use but not offered for the sale. Stock is the final goods that are ready to use but not offered for the sale. Full stop. They These goods are kept in godown to be sold out in any future date. ठीक है जी। These goods are kept in godown to be sold out in any future date. ये सामान किस लिए रखा गया? टू बी सोल्ड आउट इन एनी फ्यूचर डेट, क्या भाई किसी आने वाले वक्तों में किसी और तारीख को इसको बेचा जाएगा, मुस्तकबिल में इसको बेचा जाएगा। ठीक है जी। ये डेफिनेशन किसकी हो गई जी? स्टॉक की। एक आध लाइन और लिख दें। द पर्पस ऑफ स्टॉक इज द पर्पस ऑफ स्टॉक इज कंटिन्यूअस सप्लाई। ठीक है जी। तो स्टॉक की डेफिनेशन आई होप आपने लिख ली। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो सामान होता है जो गोडाउन में रखा जाता है मौजूदा वक्त में उसको बेचने के लिए, ऑफर भी नहीं किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका मकसद क्या होता है? कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, ताकि हमारा सामान मुसलसल बिकता रहे। हमारे सामान में कोई बीच में लुकनत नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सप्लाई। सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स that are offered for the sale. They are presented, yeah, these goods are presented at the counter of the shop so that the consumers can easily purchase them by watching their features and own needs. The supply is a regular activity. ठीक है जी। तो सप्लाई की भी डेफिनेशन आपने लिख ली। क्या सप्लाई क्या होती है जी? सप्लाई रेगुलर एक्टिविटी होती है। सप्लाई मुसलसल जारी रहती है। सप्लाई में बीच में कोई रुकावट नहीं होती है अमूमन। और बीइंग अ सेलर, सेलर यही चाहता है कि मुसलसल जारी रहनी चाहिए। ठीक है जी। आई होप आपने लिख लिया।
आगे चलते हैं। अब जो बेसिकली आपको सवाल लिखना होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक नया सवाल होगा वो, ठीक है ना। अभी लिखवाता हूँ आपको। अच्छा, ये हो गया, आपने लिख लिया। तो अब मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसको डिलीट करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए ना, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे नया सवाल, टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे दोबारा से। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई with the help of schedule and diagram. Explain the law of supply with the help of schedule and diagram. ये सवाल लिख लें, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। Explain the law of supply with the help of schedule and diagram. अब इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। लॉ ऑफ सप्लाई को प्रोड्यूसर्स लॉ भी कहते हैं। ये जो नीचे नजर आ रहा है आपको, पहले इस पे तवज्जो देना दिलवाना चाहूंगा। ये देखें, रेड स्पॉट आ रहा है ना, ये इसको जरा तवज्जो से देखें। इसमें P फॉर प्राइस है और S फॉर सप्लाई है। P फॉर प्राइस और S फॉर सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से सब हम देख रहे हैं कि सप्लाई भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी तरफ क्या बढ़ेगी जी, सप्लाई भी साथ साथ बढ़ रही है। द इंक्रीज इन प्राइस causing the increase in supply, the decrease in price causing decrease in supply। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस और सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्राइस कम हुई सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ क्या है। A microeconomic law that states all other factors being equal, ठीक है जी। ये लॉ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो ये लॉ माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ठीक है जी। इस लॉ में क्या कहा जा रहा है कि एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्राइस जो है वो सामान की या सर्विसेज की बढ़ रही है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सप्लायर ऑफर विल इंक्रीज। वो क्वांटिटी जो सप्लायर बेचने के लिए ऑफर कर रहा है उसमें इजाफा हो जाएगा। क्यों इजाफा हो जाएगा? क्योंकि प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इसमें कहा जा रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी साथ साथ बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि जब प्राइस कम होगी गुड्स एंड सर्विसेज की तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। The law of supply says that as the price of an item goes up, the supplier will attempt to maximize their profit by increasing quantity offered for the sale। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, इसमें ये बता रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई ये कह रहा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लायर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है जी। और जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है, जब प्रोड्यूसर का तो प्रॉफिट बढ़ जाने के बाद उसको एकदम से उसके दिल में, जिस्म में करंट दौड़ने लगता है,
जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर जब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करना शुरू करता है, ठीक है जी, जब पहले से ज़्यादा मेहनत करता है तो वो सप्लाई डेफ़िनिटली बढ़ा देता है कि सप्लाई बढ़ाएगा तो प्रॉफ़िट और ज़्यादा होगा और सप्लाई बढ़ाएगा तो प्रॉफ़िट और ज़्यादा होगा। ठीक है जी। इसी तरह जब प्राइस कम होती है, तो उसका प्रॉफ़िट क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। जब प्राइस कम होती है और उसका प्रॉफ़िट कम हो जाता है तो वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, लेज़ी हो जाता है, यार लॉस होने लगा एक तरह से। भाई एक बिज़नेसमैन की नज़र में लॉस किसे कहते हैं कि भाई पहले जितना प्रॉफ़िट होता था, अगर उससे कम प्रॉफ़िट हो रहा है तो वो उसको लॉस कंसीडर करते हैं। ठीक है? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो बोलेगा नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा भाई, प्रॉफ़िट आजकल नहीं है, हालात ख़राब हैं, यूँ इस तरह की वो बक-बक करना शुरू कर देगा। सही है जी। अच्छा, तो the law of supply says that as the price of an item goes up, supply will attempt to maximize their profit by increasing quantity offered for the sale. सप्लायर अटेम्प्ट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखें एक शेड्यूल है। अच्छा, आप क्या करेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई की हेडिंग डालेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई के बाद जितनी इस वक़्त ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग शेड्यूल की। शेड्यूल की हेडिंग डालने के बाद ये जो शेड्यूल बना हुआ है इस साइड पर, जिसमें प्राइस और पर यूनिट और क्वांटिटी सप्लाइड का आपको गिवन है, ठीक है ना? फिर ये यहाँ पर शेड्यूल की हेडिंग डाल के आप ये बनाएँगे प्राइस पर यूनिट 10, 20, 30 एंड 40। फिर आप क्वांटिटी सप्लाइड बनाएँगे 1000, 2000, 3 एंड 4000। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे डायग्राम की। डायग्राम की हेडिंग डालने के बाद आप बेसिकली एक डायग्राम बनाएँगे, ठीक है ना? डायग्राम के बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी आपको। अब डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, तो मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखवाता हूँ और डायग्राम मैं आपको व्हाट्सएप करवा रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आपको डायग्राम मिलेगी, यहाँ पर जो बेसिकली डायग्राम बनेगी। ये एक एग्ज़ेम्पलरी डायग्राम है। ये डायग्राम आपने नहीं बनानी होगी, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक डायग्राम बना के भेजूँगा। वो डायग्राम आपको बेसिकली इसमें बनानी होगी, ठीक है?